एज अ क्रिकेटिंग बोर्ड, आप उस प्लेयर को कभी क्यों ड्रॉप करेंगे जिसके थ्रू आपको अरबों रुपए आ रहे हैं। बात का मकसद ये है कि कोई भी प्लेयर टीम से बड़ा नहीं होता। ऐसा हमें किस प्लेयर के साथ देखने को मिलता है जिसका अपना बाप ही उसका एजेंट हो या उसकी सारी बिजनेस डीलिंग्स उसका भाई चला रहा हो। जब फैमिली में ही पैसों की पॉलिटिक्स शुरू हो जाए तो आप कैसे तवक्को रख सकते हो कि उसका ध्यान क्रिकेट पे जाएगा। कि क्या बाबर आजम की पीआर टीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर उसकी एक सोशल मोनोपोली बनाती है। बाबर आजम, ये वो नाम है जो आज से सिर्फ 1.5 साल पहले शायकीन क्रिकेट के मुंह से उतारना नामुमकिन था। वो पाकिस्तानी बैट्समैन जो आज से सिर्फ 1.5 साल पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट क्रिकेटर माना जाता था। पाकिस्तान क्रिकेट का वो प्लेयर जिसे विराट कोहली जैसे ग्रेट बैट्समैन से कंपेयर किया जाता था, अब टेस्ट में सिर्फ 40 की एवरेज देते हैं, वनडे इंटरनेशनल में सिर्फ 80 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और T20 में ऑन एवरेज सिर्फ 39 स्कोर करते हैं। आज की वीडियो में ना सिर्फ हम बाबर आजम का राइज और फॉल देखेंगे, बल्कि ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर वो एग्जैक्ट कौन सा मोमेंट था जिसने बाबर का करियर बर्बाद करके रख दिया। एंड फाइनली इस वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा सच बताया जाएगा जो एक सॉलिड रीजनिंग देता है कि पीसीबी बाबर को ड्रॉप करने से इतना क्यों कतराता है। साल 1994 में लाहौर के अंदरून इलाके में आजम सिद्दीकी के घर में एक बच्चा पैदा होता है। आजम साहब के घर में क्रिकेट बड़े शौक से देखी और खेली जाती है और इसी वजह से इनके भतीजे कामरान अकमल साल 2002 में और उमर अकमल साल 2009 में कौमी टीम को ज्वाइन करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि कामरान अकमल की मकबूलियत के बाद उनकी फैमिली बाबर के अब्बू को एज इंफीरियर ट्रीट करने लग गए, जिसके बाद बाबर के अब्बू ने यह ठान लिया कि अब उनका बेटा भी क्रिकेट में अपना नाम रोशन करेगा और कामरान अकमल से ज्यादा अच्छा प्लेयर बनेगा। साल 2008 में पाकिस्तान की तरफ से एक अंडर 19 का लड़का आकर धमाका कर देता है। पॉसिबल ही नहीं था कि ये लड़का हाफ सेंचुरी किए बगैर आउट हो जाए, लेकिन था कौन वो लड़का जिसने अंडर 19 को अपने सर पर उठाया हुआ था। 2012 का अंडर 19 वर्ल्ड कप बाबर आजम का ब्रेक थ्रू मोमेंट माना जाता है। 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ कौमी टीम की तरफ से डेब्यू करते हैं और आते साथ ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर देते हैं। 26 सितंबर साल 2016 को बाबर का करियर बदलने वाला मैच होता है। बाबर आजम वेस्ट इंडीज के खिलाफ शारजा में 120 रन की इनिंग्स खेलते हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान ये मैच पूरे 111 रन से जीत जाता है। यहाँ से बाबर आजम की असल मशहूरी शुरू होती है और 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में इन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में ये एक एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन फाइनल में इनकी इंपॉर्टेंट हाफ सेंचुरी पाकिस्तान टीम को मैच जीतने में आसानी देती है। आगे आने वाले सालों में पाकिस्तान अपने T20 नंबर 1 रैंक को पकड़ के रखता है, बट कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद की डिप्लीटिंग फॉर्म पीसीबी को एक नया कैप्टन चुनने पर मजबूर कर देती है। जब नवंबर साल 2019 में नया कैप्टन बनने की खबर आती है तो सबको पहले ही मालूम होता है कि कैप्टन कौन बनेगा। इसकी वजह यह थी कि पिछले कई सालों से बाबर आजम मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज देते आ रहे हैं और उस दौरान इनकी क्रिकेटिंग सेंस को कोई नहीं जज कर सकता था। बाबर आजम की कैप्टनसी में पहला मेजर ICC इवेंट 2021 का T20 वर्ल्ड कप आता है और इस दुबई में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्लियर फेवरेट्स थी, बट ऑल ऑफ दैट चेंजेस ऑन 24 अक्टूबर 2021। असल क्रिकेट फैंस को तो यहीं से समझ आ जाएगी कि मैं किस मैच के बारे में बात कर रहा हूं। इंडिया पहले बैटिंग करके पाकिस्तान को 152 का टारगेट देता है, लेस देन एक्सपेक्टेड बट नॉट ऑल दैट इजी, बट दैट्स व्हाट वी थॉट। बाबर और रिजवान पिच पर आके इंडियन बॉलर्स की ऐसी धुलाई शुरू करते हैं कि दुबई का क्राउड पागल हो जाता है एंड पाकिस्तान विंस दिस मैच विद 2 overs टू स्पेयर एंड 10 विकेट्स रिमेनिंग। जी हाँ, पाकिस्तान जैसा अंडरडॉग मुल्क इंडिया को बिना कोई विकेट गिराए हरा देता है, ऑल थैंक्स टू द केमिस्ट्री बिटवीन मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम। अब बाबर रोज थोड़ी चलेगा, व्यूअर्स का भी कुछ ऐसा ही सोचना था, मगर अफगानिस्तान के खिलाफ बाबर आजम एक शानदार हाफ सेंचुरी मारते हैं। यूं करते करते पाकिस्तान सेमीफाइनल में अनडिफीटेड पहुंचता है, वो चीज जो उस टूर्नामेंट में कोई और टीम नहीं कर सकी। यहाँ पर इसका सामना ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। बाबर इस मैच में एक एवरेज इनिंग्स खेलते हैं, लेकिन आखिर में मैथ्यू वेड्स की उस शानदार इनिंग्स और शाहीन अफरीदी के वो 3 छक्के खाने की बदौलत पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। दिस, ladies and gentlemen, is what changes everything.
इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का पहला T20 सीरीज मैच बांग्लादेश के खिलाफ होता है, जिसमें बाबर 10 बॉल्स पे 7 रन बना के आउट हो जाते हैं। अगले ही मैच में बाबर 1 रन बना के आउट हो जाते हैं, उससे अगले में सिर्फ 19। ये सीरीज सबको क्लियर कर देती है कि वो T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की हार बाबर आजम को कुछ अजीब तरह असर कर गई थी। इसके बावजूद बाबर को अगली सीरीज में रिटेन किया जाता है और वो अपनी कैप्टनसी जारी रखते हैं। इट वॉज क्लियर कि समथिंग इज रॉन्ग विद बाबर। क्या उसके अराउंड ऐसे लोग हैं जो उसको अच्छे से गाइड कर सकें? व्हाट इज हैपनिंग टू आवर बिगेस्ट टैलेंट ऑफ आवर जनरेशन? उसके बाद 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी बाबर एक बहुत बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं। उसके आगे पीछे T20 एशिया कप और वनडे एशिया कप होता है, जिसमें वंस अगेन बाबर बुरी तरह फेल होते हैं। फिर 2023 में इंडिया में खेले जाने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में बाबर फेल्स येट अगेन और पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी क्वालिफाई नहीं करता। और फाइनल स्ट्रॉ तब आता है जब 2024 में यूएसए में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप में बाबर जस्ट कुड नॉट डू इट। बाबर आजम की ये क्वाइट डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस 2024 के एंड तक इनके खिलाफ बहुत दुश्मन खड़े कर देती है। तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। उनमें से एक तो इनका अपना दोस्त होता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नवंबर साल 2024 में पीसीबी के कहने पर बाबर आजम कौमी टीम की कैप्टनसी से रिजाइन कर देते हैं एंड शाहीन अफरीदी इज मेड द न्यू T20 कैप्टन। कैप्टनसी छोड़ के बाबर की परफॉर्मेंस वापस आने लगती है, लेकिन एकदम से पीसीबी फैसला करती है कि ही इज रेडी टू बिकम कैप्टन वंस अगेन। एंड बाबर, जिसने पिछले महीने ही कैप्टनसी से रिजाइन किया था, उसे दोबारा कैप्टन बना दिया जाता है। ड्रामा तो तब क्रिएट होता है जब पीसीबी अपनी वेबसाइट पे शाहीन अफरीदी को कोट करते हुए बाबर आजम को कैप्टनसी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। शाहीन, जिनसे कैप्टनसी लेकर बाबर को दी गई थी, वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, और पीसीबी अपनी वेबसाइट पर सरासर झूठ बोल रही है। वो ये भी क्लेम करते हैं कि उनसे कैप्टनसी लेते वक्त कोई मशवरा नहीं लिया गया था, जबकि बाबर को जब कैप्टनसी से निकाला जा रहा था तो खुद रिजाइन करने का मौका दिया गया था। ये रिमार्क्स से साबित कर देते हैं कि बाबर और शाहीन के बीच काफी सर्दी गर्मी थी। तो बाबर आजम में ऐसा क्या है कि पीसीबी हमेशा उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट देती है जो और किसी को नहीं मिलता? तकरीबन 2 साल से मुसलसल बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देने के बावजूद बाबर को ड्रॉप नहीं किया गया। तो यहाँ कुछ सवाल पैदा होते हैं कि क्या कोई भी प्लेयर अपनी टीम से बड़ा हो सकता है? दरअसल बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तानी और इंटरनेशनल दर्जनों ब्रांड्स का एक फोकल पॉइंट है, जैसे कि ओप्पो, हेड एंड शोल्डर्स, HPL, हुआवे, रेडिट बुक, फ्री फायर, बैंक अल्फला, ग्रे निकल्स। रिपोर्ट के मुताबिक बाबर ने ग्रे निकल्स को छोड़ के CA का स्टिकर अपने बैट पर यूज करने की जो उसने डील की है, दैट इंक्लूड सालाना की 7 करोड़ की पेमेंट। कैन यू बिलीव दैट? बाबर आजम की पब्लिक नेटवर्थ $6 मिलियन की है। पीसीबी हैज स्टेक्स इन द कमर्शियल राइट्स ऑफ इट्स प्लेयर्स। आसान लफ्जों में बताऊं तो बाबर आजम कमर्शियली जितने भी पैसे कमाते हैं, एड्स, स्पॉन्सरशिप्स, एंडोर्समेंट्स, उन पैसों का एक कट उसने पीसीबी को जमा करवाना होता है। पब्लिकली तो ये बात डिस्क्लोज नहीं है कि पीसीबी अपने प्लेयर्स का कितना % कट रखती है, मगर एक स्पोर्ट्स एवरेज 3 to 4% है, लेकिन पाकिस्तान में इट वुड बी मच हायर। 2023 की रिपोर्ट से मालूम होता है कि उस साल पीसीबी ने अपने प्लेयर्स के कमर्शियल राइट से पूरे 10 अरब रुपए जनरेट किए हैं, और इसमें से मेजॉरिटी रेवेन्यू बाबर आजम के थ्रू आता है बिकॉज ही इज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस प्लेयर। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, एज अ क्रिकेटिंग बोर्ड आप उस प्लेयर को कभी क्यों ड्रॉप करेंगे जिसके थ्रू आपको अरबों रुपए आ रहे हैं? एंड ऑब्वियसली ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो दोनों बाबर और पीसीबी को स्पॉन्सर करते हैं, तो आप बाबर को ड्रॉप करके उन स्पॉन्सर्स को अपने खिलाफ क्यों भड़काएंगे? एक और चीज जो आपने नोटिस की होगी कि मीडिया बाबर आजम को हमेशा बहुत फेवर करती है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टीव स्मिथ से मीडिया बाबर आजम के बारे में सवाल करता है, जबकि बाबर का उस मैच से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन होता दरअसल क्या है, स्टीव स्मिथ कभी बाबर के बारे में बुरा लफ्ज नहीं बोलेगा। वो तो यही कहेगा कि ही इज अ ग्रेट बैट्समैन और उसको आउट करना कितना मुश्किल होता है। और फिर क्या होता है, जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स होते हैं उनको एक टाइटल मिल जाता है कि स्टीव स्मिथ वाज फुल ऑफ प्रेजेस फॉर बाबर आजम। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा सिनारियो कभी देखने को नहीं मिला। बाबर आजम से पहले शाहिद अफरीदी भी इस मुल्क के बहुत बड़े स्टार थे, और जो बाबर आजम की आज सिचुएशन है वही एग्जैक्ट सेम सिचुएशन हम अफरीदी के साथ भी देख चुके हैं। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आप लोगों को जानना होगा कि जब एक प्लेयर के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ही इज ग्रेटर देन द टीम और वो जितना मर्जी बुरा परफॉर्म करे वो कभी ड्रॉप नहीं होगा, तो आप कभी तवक्को कर सकते हैं कि वो कभी इंप्रूव करेगा, कि वो अपनी गलतियों से सीखेगा या बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। बाबर इस मामले में भी अनलकी रहा है कि उसकी अपनी फैमिली ने उससे बहुत फायदा हासिल किया है। ऐसा हमें किस प्लेयर के साथ देखने को मिलता है जिसका अपना बाप ही उसका एजेंट हो या उसकी सारी बिजनेस डीलिंग्स उसका भाई चला रहा हो? जब फैमिली में ही पैसों की पॉलिटिक्स शुरू हो जाए तो आप कैसे तवक्को रख सकते हो कि उसका ध्यान क्रिकेट पे जाएगा? क्योंकि हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब एक प्लेयर के पास इतना पैसा आ जाता है, इतना उसको कमर्शलाइज कर दिया जाता है कि अब वो एक
एक क्रिकेटर नहीं है बल्कि एक ब्रांड है। उसके बाद से क्रिकेट उसकी एक सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है। किसी भी बड़े प्लेयर के करियर में एक डाउनफॉल लाजमी आता है। हमें विराट कोहली की भी एग्जाम्पल सामने नजर आती है, लेकिन कोहली के इर्द गिर्द जो पीआर टीम थी उसने कभी उससे मुफाद नहीं चाहा, बल्कि उसकी अच्छी ग्रूमिंग की गई थी। कोहली ने साइकोलॉजिकल हेल्प भी ली ताकि उसको अंडरस्टैंड हो कि उसकी गेम में क्या मसला आ रहा है, और अब जो उसकी 1-2 सालों से फॉर्म है उसकी मिसाल आपके सामने है। मैं यहाँ ये बात नहीं करने आया कि बाबर आजम को ड्रॉप कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात का मकसद ये है कि कोई भी प्लेयर टीम से बड़ा नहीं होता। तो ये तो आपकी राय पे डिपेंड करता है कि क्या बाबर आजम की पीआर टीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर उसकी एक सोशल मोनोपोली बनाती है, which makes बाबर्स करियर far better than it actually is. But in the end, God knows what's happening. असल में दुख बहुत होता है कि किसी प्लेयर को आप डे 1 से ग्रो होते देखो और आप सोचते हो कि ये प्लेयर एक दिन हमें सब कुछ जिताएगा, और फिर आप उसी प्लेयर को इस मीडिया और पैसे के ट्रैप में आते देखते हो। हम सब चाहते हैं कि बाबर अपनी उस पहली वाली फॉर्म में आ जाए। यहाँ इतने नौजवान हैं जिनका ख्वाब है कि वो बड़े होकर बाबर आजम जैसा बैट्समैन बनेंगे। मेरी एडवाइस बाबर को सिर्फ ये होगी कि उनको अपने अराउंड अच्छे लोग चाहिए, वो लोग जो इसको अच्छे से समझा सकें, वो लोग जो इससे फायदा ना उठाएं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी फॉर्म के पीछे सिर्फ इसका हाथ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको बुरी तरह खंगाल रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या बाबर इस फेज से बाहर आ जाएगा, और वापस आने के लिए उसको क्या दरकार होगा? आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।